जोहार साथियों, आज मैं यहाँ बेल्डी ग्राम बस्ती जो कोऑपरेटिव कॉलेज के नीचे में स्थित है और आज मैं सीता सोरेन है जो कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और साथ ही साथ कुछ दिन तो पहले मैं देखा था एनसीसी भी कर रही है। उनका क्या स्टेटस है, एनसीसी का कितना दूर पहुँची है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और वो अपना लाइफ करियर के बारे में आगे वो क्या करना चाहता है, उनका ड्रीम क्या है, उसके बारे में हम लोग आज सीता सोरेन से बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपके घर में कौन कौन रहते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका एकेडमिक पढ़ाई क्या चल रही है ना, और उसके साथ साथ आप आगे का के लेकर आप क्या सोचते हैं। ठीक है? ठीक। सभी को जोहार। एंड मेरा नाम सीता सोरेन है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा किसान हैं और मैं कोऑपरेटिव कॉलेज में यूजी सेमेस्टर 1 में पढ़ रही हूँ और मेरा जो ऑनर्स है वो है पॉलिटिकल साइंस। और एनसीसी की बात जहाँ तक है, आई हैव कंप्लीटेड माय एनसीसी इसी कुछ महीनों पहले और जैसे ही सी सर्टिफिकेट अगर आ जाता है तो मैं एसएसबी के लिए तैयार हो जाएंगे ना। तो अभी आपका क्या चल रहा है, स्पेशल कुछ तैयारी ऐसे चल रहा है कुछ किसी भी एग्ज़ाम को लेकर? यस। मेरा जो एम्बिशन है वो है यूपीएससी। मेरा ड्रीम ही है कि एक ऑफिसर बनना। तो एज एन आईएएस ऑफिसर मैं काम करना चाहती हूँ समाज में, कुछ अच्छा काम समाज के लिए। इसके लिए मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने सिलेबस का 10% कवर किया है, तो आशा है कि जल्दी ही करूँगी। चलिए, बहुत अच्छा आपने अपना ड्रीम के बारे में बताया और अपना जो ड्रीम है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, उसको लेकर आप अभी यूजी सेमेस्टर 1 में है और अभी से आपने शुरू कर दिया है। हालांकि यूपीएससी जो होता है आफ्टर ग्रेजुएशन आप उस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होते हैं, लेकिन अभी से जो आपने जिस तरह से देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक समाज को एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन देने की बात मतलब आती है। तो अभी आपका चल रहा पॉलिटिकल साइंस में। एनसीसी जो आपने किए, एनसीसी को लेकर आपने सबसे पहले एडमिशन एनसीसी में कब लिए थे? 2018 में। 2018 में जब सिलेक्शन चल रहा था, मैं सिलेक्शन में तो नहीं जा पाई। बाद में मैंने सीनियर से कांटेक्ट किया कि मुझे करना ही है और इसी ज़िद की वजह से मुझे एडमिशन मिल गया। क्या कारण था? आप जैसे और भी साथियों हैं जो हमारे बीच है, कॉलेज में पढ़ते हैं और कई लोगों का ऐसा मन में होता है कि हम आगे जा कर के डिफेंस लाइन में जॉब करें, डिफेंस लाइन में अपना सेवा दे, लोगों के बीच में सेवा दे। तो आपने जो अपना अनसक्सेस को बताया, जब आपका सफलता नहीं पाया आपने जिस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के तहत, तो आपका वो कौन सा कमी रह गया था जिसके चलते आपने सिलेक्शन नहीं पाया? यहाँ सिलेक्शन पाने की बात नहीं है। एक्चुअली जब वहाँ पे बहाली हो रही थी, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे बाद में पता चला कि सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा, मतलब आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे टाइमली? जी जी, अच्छा चलिए। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है? आपका तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सी तक आप पहुँच भी गए हैं। तो अभी जो फिर आपके छोटे बड़े जो भी है एनसीसी करना चाहेंगे तो उसका कुछ एज लिमिट या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया है? अगर कुछ करना चाहेंगे तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसमें एज लिमिट की आवश्यकता होती है 15.5 से 25। इस एज के बीच वाले इसमें ले सकते हैं और इसके लिए फ़िज़िकल जो फिटनेस होता है वो होना चाहिए। इसके लिए 1600 मीटर का रेस होता है, जो उससे पहले में कंप्लीट कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी होती है, जैसे आर्मी में होता है पुलअप्स, डिप्स और रनिंग, ये मस्ट है। अच्छा, तो ये सारे क्राइटेरिया को पास करना पड़ता है, उसके जाके किसी भी कैंडिडेट को इसमें एडमिशन मिलता है। और मेडिकल भी होता है। मेडिकल जी। अच्छा, मेडिकल भी फिट होना पड़ता है। हाँ। अच्छा, क्योंकि जब डिफेंस लाइन होता है ये पूरा फिजिकली मेंटली हेल्दी के साथ साथ फिजिकली हेल्दी भी बहुत ज़रूरी होता है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने जब यूपीएससी का प्रिपरेशन है शुरू किया है, तो आपको लगता है कि एनसीसी जो आपने कर लिया इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें? हाँ, यूपीएससी में 5% मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट एज एन आईपीएस ऑफिसर। अगर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें भी एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है। हर डिफेंस फील्ड में मिलता है हम लोग को, चाहे वो आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सारे में मिलता है।
चलिए, आपने काफ़ी सारा जानकारी दी है। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान सिचुएशन में अभी देख रहे हैं, आप एक मतलब एक बहुत छोटा सा जगह से आप बिलोंग्स करते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके एरिया में जितने भी बच्चे रहते हैं उनके कहीं ना कहीं किसी का जो होता है आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ाई में उनका बहुत अच्छा मन लगता है, लेकिन उनका क्या होता है ना, पारिवारिक स्थिति ऐसे इतना ख़राब होता है, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से एक छोटा सा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को किस तरह से मतलब क्या डायरेक्शन देंगे आप उन लोगों को, ताकि आने वाले डेट में अभी का ऐसे छोटा सा जगह से मतलब एक पढ़ाई का रेशियो, एक खासकर आजकल गर्ल्स लोगों को ज़्यादातर अभी भी वो रूढ़िवादी सोच रखते हैं गांव के लोग कि आप तो आने वाला दिन में आपको शादी ही होना है, आप पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो ऐसे सोच को आप किस तरह से क्या संदेश देना चाहते लोगों के बीच में? देखिए, अभी जो है ज़माना वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इन रूढ़िवादिता वाली सोच में रहकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ज़रूरत है युग के साथ अपने सोच को बदलने का, क्योंकि एक निश्चित युग में अपने सोच को भी बदलना पड़ता है और जब हम अपने इस सोच को पॉजिटिव रखेंगे तभी एक समाज आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए तो सबसे पहले समाज ही एक ऐसा कड़ी है जिसको एक बेहतर परिवार जो है, परिवार ही शुरू करता है एक समाज को बनाने के लिए। सबसे पहले परिवार के लोगों को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई शराब पी कर आते हैं और गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे उस परिवेश में ढल नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उस परिवेश में, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब होता है। जी, डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए या फिर उसके लिए क्या यूज़फुल है। उसको पढ़ाई का एक परिवेश हम लोग को देना चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले पेरेंट्स को समझनी होगी, तभी स्टूडेंट पढ़ेगा, तभी जाके वो एक अच्छा समाज को बनाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। मैंने ये भी सुना है आपने औलचिकी का कुछ पढ़ाते भी हैं, तो वो आप कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को भी कि औलचिकी में क्या पढ़ाते हैं और कहाँ पढ़ाते हैं, है ना। ये हमारे औलचिकी के जो पढ़ना आज का डेट में कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जी, जैसे हम लोग जानते हैं 1925 में औलचिकी भाषा जो है इसका उद्भव हुआ, मतलब ये पूरे इंडिया में फैल गया। इसी दिन मतलब 1925 में गुरु गोमके जो हमारे औलचिकी के इन्वेंटर हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, उन्होंने ही 1925 में औलचिकी स्क्रिप्ट को सारे देशवासियों के समक्ष रखा। और मैं क्योंकि औलचिकी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे इस बात से काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारे समाज में भी कोई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा है। क्योंकि अगर किसी समाज का लिखित मतलब स्क्रिप्ट नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो उन्होंने एक कोटेशन भी मतलब जो होता है वो लिखा है, वो है ओल मिना तमा रोड मिना तमा धोरम मिना तमा आम्हो मिनाम। ओले मात ले रे, रोड़े मात ले रे, धोरो में मात ले रे, आम्हो मात। इसका अर्थ है आपका स्क्रिप्ट है, आपकी भाषा है, आपका धर्म है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सच मानिए आपका अस्तित्व एकदम समाप्त हो जाएगा। तो गुरु गोमके जो थे वो सिर्फ यही कहना चाहते थे इस छोटे से वाक्य से कि आपका भाषा है, धर्म है, आपकी संस्कृति है जो है ना, हाँ, ये सारी चीज़ें अगर किसी समाज में नहीं है तो वो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, समाज अधूरा है, मतलब उसका विकसित होने में कहीं ना कहीं वो पिछड़ा रहेगा ही। जी, और इसके साथ ही मैं जो है गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी, वहाँ की एक टीचर हूँ। जो गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी है वो TCS के द्वारा संचालित होता है, टाटा स्टील के द्वारा। तो एज अ टीचर मैं वहाँ वर्क करती हूँ।
पहले तो मुझे भी पता नहीं था। अगर मान लीजिए आप TCS से एडवांस की परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं STET जो होता है, संताली टीचर रिक्रूटमेंट जो होता है, उसके लिए हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उसके बाद ही मुझे इंटरव्यू फेस करना पड़ा। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया और हमारी जो तनख्वाह है वो मिल जाती है हमें 6 महीने में एक बार। कोई बात नहीं। तो आपका जो ये टीचर का जो आप सेवा दे रहे हैं, ये आपका संथाली में कितना दिन हो रहा है? मैंने शुरू किया था नवंबर 2019 में। 19 से भी कंटिन्यू है? जी। चलिए, बहुत अच्छा। आपने कई सारे क्षेत्र में NCC भी आपने कर लिया, उसके बाद समाज में ऐसे औलचिकी का आप एज ए माचित आया भी है ना? तो कई सारा और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत आज में समाज में, हम लोग समाज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। तो आप कई सारा ये भी सुने हैं कि आप गाते भी बहुत अच्छे हैं गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा लोगों को गा के भी एक तो सुनाए, आपका स्वर भी बहुत अच्छा है ना? कोशिश तो करूँगी। चलिए। मैं वही गाऊँगी जो मैंने कहा था कि गुरु गोम के जो थे वो गाने के ज़रिए संदेश पहुंचाते थे, तो उसी संदेश को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी और उसका शीर्षक है ओल में ना तमा रोड में ना तमा। ओल में ना तमा रोड में ना तमा धोरो में ना तमा अम्हो में नाम धोरो में ना तमा अम्हो में नाम। ओलिम आदल रे रोड़िम आदल रे धोरोम आदल रे अम्होम आदो धोरोम आदल रे अम्होम आदो। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा सीता, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप ज़मीनी स्तर से, अपना ग्राउंड स्तर से जिस तरह से आपने सोची इसको आगे करते रहें, और तमाम लोग जो शिक्षाविद हैं ऐसे काम को लेकर लंबे खुश होकर आपको साथ जरूर देंगे। धन्यवाद साथियों।